लगे हैं। आईएमएफ की एमडी जो क्रिस्टलिना है वो भीतर प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का यहां पर स्वागत कर रहे हैं। प्रणय उपाध्याय जी बिल्कुल, एक एक करके वो तमाम मेहमान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसके बाद इन्हें जो है वो लीडर्स लाउंज जिसके मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं तस्वीरें हैं उससे ठीक आगे बढ़ के ही वो लीडर्स लाउंज है जहां पर उन्हें इस समय पहुंचाया जाएगा और उस हॉल के बाद वो प्लेनरी हॉल के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि ये लीडर्स के लिए भी एक मिलने का मौका होता है। तमाम नेता एक कमरे के अंदर एक साथ होते हैं, ये कुछ अनौपचारिक क्षण होते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले बाली के अंदर जब बैठक शुरू होने वाली थी उससे पहले जब अमेरिकी प्रधानमंत्री मोदी आकर बैठ चुके थे और अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय में आए थे और उसके बाद उन्होंने कंधे पर हाथ रख के उनसे बड़ी गर्मजोशी के साथ गुफ्तगू की थी। तो इस तरीके के मौकों के लिए लीडर्स के लिए भी ये मौके होते हैं जिसके अंदर कुछ पुल असाइड मीटिंग्स जो होती हैं वो इसी दौरान हो जाती हैं जब नेता आपस में अनौपचारिक रूप से एक साथ होते हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरों के साथ आप देखिए एंटोनियो गुतेरेस जो हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो भी पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका के लिहाज से एक और चीज़ है जिस पर भारत लगातार कह रहा है कि अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बदल लो, अब तो कम से कम उसके अंदर ऐसे सुधार कर लो जो कि दुनिया की वास्तविकता के अनुरूप हों। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था वाला मुल्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी सदस्यता तक नहीं है, तो कम से कम इन तमाम मुद्दों के ऊपर सुधारों की जिस प्रक्रिया की बात भारत कर रहा है उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजय बंगा पहुंचे हुए हैं, वो भी एक प्राउड इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा, और पाकिस्तान वाले शिकायत करते हैं बार बार कि भैया इंडिया वाला बैठा हुआ वर्ल्ड बैंक ने हमारे पैसे आने नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी उनको जो है एक विक्टिम कार्ड मिल गया कि ये सब जो हो रहा है वो भारत के कारण हो रहा है। अजय बंगा वहां पर बैठा हुआ है इसलिए पैसे नहीं दे रहे। क्यों आरती जी यही कह रहे हैं ना? और इनफैक्ट आईएमएफ में भी जो डेप्यूटी है गीता गोपीनाथ वो भी इंडियन है, तो पाकिस्तान को जाहिर बहुत मुश्किल है और परेशानी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती थी कि क्रिस्टलिना का जो इनफैक्ट जैकेट भी है, देखिए वो भारत के एक वो लग रहा है कि इंस्पायर्ड है वो जैकेट। जिस तरह का जनरली आईएमएफ चीफ्स को आप नहीं देखते हैं कि वो इस तरह के जैकेट पहनते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप आईएमएफ को लीजिए, वर्ल्ड बैंक को लीजिए, यूएस को लीजिए, एक बहुत आउटरीच जो दर्शाता है कि बहुत कोशिश हो रही है कि इंडिया के साथ संबंध और भी अच्छे हो, इन्वेस्टमेंट हो। और जहां तक मतलब डांस का सवाल है जो क्रिस्टलिना ने किया, वो भी एक जेस्चर है कि इंडिया के साथ एक संबंध जो है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन ये बता दो इस चेहरे को आपने बार बार देखा है। कोरोना के टाइम यही दिखते थे, डब्ल्यूएचओ से डब्ल्यूएचओ के हेड है यही दिखते थे। लेकिन आरती जी आपने यूएस में काफी काम किया है ना? बिल्कुल। आप रही है ना वहां जी। आपको पता है आईएमएफ की जो हेड है उनको कितनी तनख्वाह मिलती होगी? मुझे जीरो कैलकुलेट करने हैं उसके। ओह अच्छा, मतलब ये तो जीरो तो बहुत बड़े होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मैक्सिमम जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की उन सबका जो कंट्रीब्यूशन भी है आईएमएफ में। और साथ ही साथ जहां पे भी कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है फाइनली आईएमएफ एंटर करता है, वर्ल्ड बैंक एंटर करता है। बिल्कुल, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के साथ हाथ मिला रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ ये कोणार्क व्हील है जो कि 13वीं सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव के शासन में बनाया गया था। उड़ीसा में है, उड़ीसा भी बिल्कुल, सन टेम्पल भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये कोणार्क व्हील है जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इन तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। बट इसमें जो चक्र है वो हमारा ही धर्म चक्र है जो हमारे। और मैं इसमें बता दूं सन टेम्पल की विशेषता ये है कि सूरज की जो पहली किरण वहां पड़ती है वो सन टेम्पल के अंदर गिरती है। आप सोचिए 13वीं शताब्दी में क्या क्या बना दिया। बिल्कुल, ये काल चक्र, बिल्कुल जी, ये काल चक्र को शो कर रहा है कि देखिए समय कैसे आगे बढ़ रहा है और समय परिवर्तनशील है। ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है। ये जो पूरा व्हील है ये एक चक्र दिखा रहा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भारत का समय आज है और इस शताब्दी 21st सेंचुरी जो है वो भारत का है। और काल चक्र सही आपने कहा कि एक वक्त था जब इंडिया गुलाम था, एक वक्त ये था कि बास्केट केस माना जाता था, हम बहुत पिछड़े हुए थे, इकोनॉमी हमारी डोलड्रम्स में थी। लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की आर्थिक व्यवस्था पे है। भारत का जो रोल है दुनिया ग्लोबल लीडरशिप में, उस पे नजर बनाए रखी हुई दुनिया। और सबसे बड़ी बात आप कहते हैं ना, परिवार चलाने में दिक्कत होती है। 4 लोगों का परिवार, 24 लोगों का परिवार, 400 लोगों का परिवार। जो सऊदी
मोदी की जो फर्स्ट फैमिली है वहां पे भी सैकड़ों लोग हैं शाही परिवार के अंदर। लेकिन भारत ऐसा परिवार है जो 140 करोड़ लोगों का परिवार है और उसको चला लेना, उसको कोविड जैसी क्राइसिस से निकाल लेना, इतने कम नुकसान के साथ निकाल लेना, इकोनॉमी को संभाल लेना, तो भारत ने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखा है। भारत ने दुनिया को उम्मीदें दी है। सबसे बड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक भी देखिए पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं इस समय उसी उड़ीसा के चक्र के सामने, उसी व्हील के सामने जिसका हम लोग अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं। और आप ये देखिए दीपक बोरा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक बोरा जी, मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री के साथ जो भी मेहमान आ रहा है बड़े हंस के मुस्कुराकर वो कुछ बात भी कर रहे हैं, तो क्या वो हर भाषा से मतलब किस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा? अभी तक तो मुझे लगता है इंग्लिश स्पीकिंग होंगे। देखिए, अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये G20 से G21 होने वाले हैं और इसकी लीडरशिप, इनको लाने की लीडरशिप कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं मोदी। और देखिए यही गर्मजोशी दिखाई दे रहे हैं। आपको याद है ना, पापुआ न्यू गिनी गए थे प्रधानमंत्री जी, तो वहां के प्रधानमंत्री जी इनके पांव छुए थे प्रधानमंत्री मोदी के। क्यों छुए थे? कि भाई आप हमको लीडरशिप दे रहे हैं, आप हमको दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक बोरा जी से भी यही सवाल लेते हैं। दीपक जी क्या कहेंगे इसके बारे में, भारत के इस इनिशिएटिव के बारे में? आपने जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जो वर्चुअल समिट जनवरी में हुआ था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ये जो विकासशील देश हैं अपने आप को भी, अब क्योंकि अफ्रीकन यूनियन आगे 54 देश हैं उसके मेंबर्स, उनकी आबादी जो है कॉन्टिनेंट की 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ की है। उनका जीडीपी भारत से कम है, कंबाइंड जीडीपी, लेकिन अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज भी सुनी जाएगी, पहुंचेगी लोगों तक, पर सुनी भी जाएगी और उसको ध्यान में दिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। ये नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, जिससे भी मिलते हैं उसको अपना लेते हैं। शुरू में कुछ लोग मजाक करते थे कि ये हग डिप्लोमेसी करते हैं, उसके G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि माइंड गेम कैसे खेला जाता है। क्रिकेट में देखते हैं ना, माइंड गेम होता है, पॉलिटिक्स में भी माइंड गेम होता है। उसमें क्या किया उन्होंने? कांग्रेस को आउट रखा, उसके प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, चीफ मिनिस्टर्स को बुला लिया, गांधी परिवार भी आउट है, ये भी आउट है। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नीतीश भी आ रहे हैं और नीतीश को लेके हमेशा कांग्रेस में संशय बना रहता है। इतने साल बीजेपी के साथ रह लिए, तो ये माइंड गेम है, सरकार खेल रही है खास तौर से कांग्रेस के साथ। और ये इंडिया का आगे क्या होगा? आपने तो भारत बोलना सोचा था। नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडी अलायंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन की। इंडी अलायंस, माफ कीजिएगा, उस इंडिया की नहीं, वो दैट इज भारत, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे सुना है ना आपने, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण है। नीतीश कुमार आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है MK स्टालिन आ रहे हैं, नवीन पटनायक आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री आते हैं कि नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस सुक्खू ने दबाव बनाया था कि उनको जाना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस क्या करती है देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है दीपक जी कि ऐसा होगा नहीं कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये एक देश को आगे
रखने वाली बात है। संसद के कार्यक्रम में भी, संसद का कार्यक्रम यहाँ पर तमाम विदेश के मेहमान मौजूद हैं और विदेशी मीडिया मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जिसने बहुत साल इस देश की सत्ता को संभाला है, मुझे नहीं लगता कि आज वो इस तरीके का कोई ब्लंडर करेगी। वैसे कांग्रेस मैच्योरिटी लेवल पता चल जाएगा कौन आता है, कौन लोग नहीं आते। बिल्कुल, आज मैच्योरिटी लेवल पता लग जाएगा। और ये कोशिश क्यों की गई है, इसका मैंने आपको लॉजिकल रीजन समझा दिया कि वो गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखना चाहते थे। कांग्रेस ने कंप्लेन भी किया कि हमारे 55 साल के दलित अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। चलिए आप तक का अपडेट बता दीजिए शोभा जी। बिल्कुल, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन के साथ ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। मोरक्को को हर संभव सहायता देगा भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से बड़ी बात कही। 21वीं सदी का समय सही दिशा देने वाला है, मानवता का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। ये तमाम वो बड़े पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हिस्सा थे। हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है, पुरानी चुनौतियां नया समाधान मांग रही हैं, यानी जो दिक्कतें इतिहास में रही हैं वो अब एक नया हल मांग रही हैं। मिलकर विश्व के संकट को दूर करेंगे, अविश्वास को विश्वास में बदलना है। पार्थ सारथी जी, मैंने उससे पहले शोभना जी, प्रणय ने बहुत सुंदर खूबसूरत खबर दी है। बताइए वहाँ हॉल में हो क्या रहा है। हॉल में क्या हो रहा है कि नेताओं की मेज पर रखे हैं काजू, बादाम और मखाने, लिखने के लिए लकड़ी की पेंसिल और बांस से बना हुआ पेन है, प्लास्टिक नहीं कांच की बोतल है। इसके ऊपर जो रैपर लगाया गया है वो प्लास्टिक का लेबल नहीं है, वो कागज से लगाया गया है, प्लास्टिक की बजाय कागज का और नाम पट, जहां पे आप भारत को देख के वो कर रही थी ना, भारत, वो जो भारत है वो लकड़ी का है, वो भी प्लास्टिक नहीं है या और मेटल। तो आप सोचिए इन्वायरमेंट के लिए कितने सजग, और हम हो क्यों ना, ये इकलौता देश है जो पेड़ों की पूजा करता है। बिल्कुल सही बात है और ये हमारी संस्कृति में है। और रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी न्यूज संवाददाता, और सुबह से ही है। सर मैं आऊंगी आपके पास एक बार, बस मैं रॉबिन आपसे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ वो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया और प्रणय और विशाल बता चुके कि उनका क्या टेक अवे है। इस पूरे भाषण को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो भारत बटी हुई दुनिया को एक करना चाहता है और उसमें अपनी दृढ़ता दिखाई गई है। जो प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की है, उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द ही ये प्रधानमंत्री का संबोधन मुझे नजर आता है। एक तो भारत बटी हुई दुनिया को एकजुट करना चाहता है, अगले जो आने वाले G20 के नेता हैं उनको एक प्रोग्राम देना चाहता है और G20 की जो प्रभाव है उन सभी देशों में पहुंचाना चाहता है। ये प्रधानमंत्री के संबोधन में या आने वाले अगले उनके सेशन में भी ऐसा ही नज़र आएगा कि वो जो भारत को प्रेसिडेंसी मिली है उस प्रेसिडेंसी में एकजुटता नज़र आए। और जो दुनिया इस वक्त किन्हीं कारणों से, चाहे वो यूक्रेन का इशू हो या आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद मांगने का इशू हो, उसमें बंटने नहीं देना चाहता भारत, ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं। ठीक है पार्थसारथी सर, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे इसमें अफ्रीका वाली बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि 1914 में वो मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया, श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव खत्म हो। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका मूल के तमाम 55 देशों को एक साथ G20 के अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद आगे का रोड मैप आप क्या देखते हैं? देखिए ये तो कर लिया हमने, लेकिन इस जो यहाँ मिलन जो हो रहा है इसके नतीजा क्या है, इससे मानवता को क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं है अफ्रीका या अमेरिका। मेरे ख्याल में पहली बार ये है इस संगठन में जब हम विकासशील देशों के जो समस्याएं हैं उसको आगे ला रहे हैं। नहीं तो पूंजी निवेश कितना है, किसका पैसा कहाँ आ रहा है, सब तो दुनिया में सबसे जो अमीर देश हैं इसमें है। लेकिन जिस तरह से हमने सऊदी अरब को बुलवाया है, जिस तरह से यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यकीन रखें ये जो दो देश हैं हमारे निकट जो स्थान है, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे सहयोगी हैं। और मैं
कई सालों से हमने इनको किया है। सऊदी अरब जब अमेरिका के साथ संकट में पड़ गया जी, तब उन्होंने मदद की। और एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि हमने एक ये भी किया कि जो इनकी दुश्मनी है इजराइल के साथ जी, उसको भी हटाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक संगठन बना कुछ साल पहले, तो जो भारत के योगदान खास तौर पर मैं समझता हूँ ये पिछले 3, 4, 5 साल से हो रहा है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और चीज, सर एक बड़ी हमारे खबर आ रही है। 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए आज भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी थी आपको। फ्रांस के फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रो हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बात नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें।